हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आ गई हूँ आज का मस्त वाला फ्रेश वाला नया चैप्टर। और कुछ बच्चे जो सोच रहे हैं कि मैम आपको गिनती नहीं आती, आपने चैप्टर 8 करवाया और फिर आप चैप्टर 10 पर पहुँच गई, तो बेटा उसके कुछ रीज़न है, अभी समझाते हैं। सबसे पहले आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 क्लास 11th, जो कि है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। ठीक है, और उसका आज हम करने वाले हैं पहला लेक्चर, यानी कि शुरुआत इस चैप्टर की और कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। तो क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में? इंट्रोडक्शन खैर पढ़ना ही है, कोशिका चक्र, सूत्री समसूत्री विभाजन जिसको हम कहेंगे, उसके बाद सूत्री विभाजन का महत्व पढ़ेंगे और उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो परिचय, उसके बाद कोशिका विभाजन क्या होता है वो देखेंगे एक बार, कोशिका चक्र पर आएंगे फिर, और कोशिका चक्र की अवस्थाएं क्या हैं वो देखेंगे। तो परिचय शुरू करने से पहले आपके सवाल का जवाब कि हमने बीच वाला चैप्टर नंबर 9 क्यों छोड़ा है। देखो, चैप्टर नंबर 8 था सेल वाला, कोशिका वाला। अब कोशिका से अगर हम दूसरा चैप्टर जो कि 9 वाला है जैव अणु, वो कोशिका वाले चैप्टर से रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी। और उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 10 ये वाला, जो कि है कोशिका विभाजन। तो ये जो कोशिका विभाजन है ये रिलेटेड है आपके चैप्टर नंबर 8 से, क्योंकि अभी अभी आपने कोशिका पढ़ी है ताजी ताजी, तो आपको याद रहेगी। अभी मैं बीच में एक जैव अणु घुसा दूं, है ना, चैप्टर नंबर 9, जो कि बहुत आपको टफ लगता है, मुझे पता है, तो फिर आप उस दुनिया में ऐसे घूम जाएंगे कि आप सेल को भूल जाएंगे। और अगर आप सेल को भूल गए तो फिर आप इस चैप्टर को वापस नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा अभी ये इस चैप्टर 10 को लेने का ये मतलब था कि अभी हमने जो ताजा ताजा सेल पढ़ी है उसी का विभाजन कर दें तो आपको बहुत जल्दी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जो है हम लेंगे चैप्टर नंबर 10 के बाद, क्योंकि वो दोनों से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि हम चैप्टर नंबर 10 पहले क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहें और बीच में हमारे कोई हड्डी ना आ पाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं परिचय से। तो भाई हमारे कुछ सवाल हैं जीवन से, आपके भी होंगे। पहला कि हम कहते हैं कि भाई जो है हमारी शुरुआत एक कोशिका से होती है। जब हम पैदा नहीं होते उससे पहले जब नर और मादा मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। तो ये युग्मनज तो एक कोशिका होती है और इसी एक कोशिका से इस संपूर्ण जीव का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? ये एक कोशिका से बहुकोशिकीय मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है ना? आपके घर में आपकी मम्मी बोलती है इतना बड़ा मोड़ा मोड़ी हो गए हो, अभी तक अकल नहीं आई। तो आप ये इतने बड़े मोड़ा और मोड़ी कैसे हो गए? आप एक सेल से इतने बड़े कैसे हो गए? आपकी वृद्धि कैसे हो रही है? इन सब सवालों के जवाब जो है वो हमें इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे कि ये सब सवालों का एक ही जो कारण है एकमात्र, वो है कोशिका का विभाजन और कोशिका की वृद्धि। कि ये सेल अपने आप में चमत्कारिक गुण लेकर आती है। एक सेल में ये ताकत होती है कि वो विभाजन करके आपके जैसा लंबा हट्टा कट्टा चौड़ा जीव बना सकती है। और सेल की इसी खासियत को हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। ये मैंने बताया भी है, टोटीपोटेंसी कहते हैं कि एक सेल से संपूर्ण जीव का निर्माण होना क्या कहलाता है? टोटीपोटेंसी। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने। इसमें चमत्कारिक शक्तियां हैं और इन्हीं शक्तियों में क्या क्या शक्तियां हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या आप जानते हैं सभी जीव चाहे सबसे बड़ा ही क्यों ना हो, मतलब कि एक चींटी से लेकर एक हाथी तक, एक ब्लू व्हेल तक, जो हम कहते हैं कि सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा एनिमल है, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है। जब ब्लू व्हेल बनी होगी तो एक सिंगल सेल से ही बनी थी और
आज दुनिया की सबसे बड़ी है, मतलब करोड़ों सेल्स हैं उसके अंदर। कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है? दूसरा सवाल, वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं, सभी सजीवों की विशेषता है। और क्यों हो रहा है? जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि कोशिका में वृद्धि होती है, यानी कि कोशिका विभाजित होती है, बढ़ती है। वृद्धि के कारण, ग्रोथ के कारण हम जो है इतने बड़े, और ब्लू व्हेल एक कोशिका से इतनी बड़ी व्हेल बन चुकी है या बनती है। और दूसरा रीजन है जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सब सेल की चमत्कारिक शक्तियों का नतीजा है, और उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है कोशिका विभाजन, मैजिकल पावर्स। कि कोशिका में ये शक्ति है कि वो अपने आप को विभाजित करके अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है। काश ऐसी पावर मुझ में भी होती, 1 से 2 प्रिया, 2 से 3 प्रिया, 4 प्रिया, 6 प्रिया, कॉपीज बना लेती मैं अपनी, है ना। तो कोशिका जो है सेल विभाजन कर सकती है। कई साइंटिस्ट ऐसा सोच रहे हैं कि जब हमारे अंदर की सेल ये कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते, ढूंढ रहे हैं कुछ। हो सकता है मेरे कुछ सालों बाद, मतलब मैं तो, मेरी उम्र तो आपसे ज़्यादा है, तो पता नहीं मैं रहूँ या नहीं हूँ, आप के शायद मेरे जितने बड़े होने तक ऐसा कुछ हो भी जाए। एक मात्र कोशिका मतलब मदर सेल, भाई वह कोशिका जिसके विभाजन से दूसरी कोशिकाएं बनेंगी उसको हम क्या कहेंगे? मदर सेल कहेंगे, मात्र कोशिका। से संतति का मतलब ये दो इसकी क्या है? बच्चे हैं इसके, इस कोशिका की संतति है। संतति कोशिका के बनने को कोशिका जनन या कोशिका विभाजन कहते हैं। मतलब कि एक जनक कोशिका भी कह सकते हैं मात्र कोशिका को, जनक कोशिका के विभाजन से 2 या 2 से अधिक कितनी भी बन रही हो, जिसको हम क्या कहेंगे? उसकी संतति, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कहेंगे। तो वो जो है ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या हो सकती है? इस कोशिका से संतति का बनना क्या कहलाता है? कोशिका जनन या कोशिका विभाजन कहलाता है। ये कोशिका विभाजन की परिभाषा है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जीवों के शरीर में वृद्धि होती है, इसीलिए आप एक कोशिका से इतने बड़े जीव बनकर उभरे हैं, क्योंकि आपकी वो एक सेल विभाजित हो के क्या बना रही है? पहले सेल बना रही है, सेल से अंग बना रही है ना, ऊतक बना रही है, ऊतक से ऊतक तंत्र बना रही है, फिर अंग बना रही है, फिर अंग से अंग तंत्र बना रही है, और फिर आपका निर्माण हो रहा है ना। ये स्टोरी जो चलती है कि सेल क्या बनती है? पहले ऊतक बनाती है, ये तो हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और फिर पूरा जीव। और इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? टोटिपोटेंसी ऑफ सेल। ठीक है। कोशिका विभाजन आवश्यक रूप से सभी कोशिकाओं में नहीं होता। अब ऐसा भी नहीं है कि आपकी शरीर की सारी सेल्स विभाजित हो रही हैं, या किसी भी एनिमल या प्लांट की सभी सेल विभाजित होती है, क्योंकि ये हम पढ़ के आए हैं उस सेल वाले चैप्टर में कि कुछ कोशिकाएं कभी विभाजित नहीं होती, जैसे लाल रक्त कणिकाएं, क्योंकि इसमें केंद्रक ही नहीं है। केंद्रक बिना विभाजन नहीं हो सकता। याद आया आपको? मैंने अभी शायद कोशिका वाले चैप्टर में ये बात समझाई आपको कि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, और इसीलिए वो विभाजित नहीं होती, सिर्फ मर जाती है 120 दिन बाद, क्योंकि केंद्रक ही नहीं है बेचारी के पास। और तंत्रिका कोशिका जब हमने पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि हमारी नर्व सेल्स कभी डिवाइड नहीं होती, और कंकाली पेशियां यानी कि हमारी स्केलेटन मसल्स भी डिवाइड नहीं होती। इनमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा पुनरुद्भवन पाया जाता है, मतलब कि रीजनरेशन पाया जाता है। रीजनरेशन क्या है कि मान लो ये आपकी तंत्रिका कोशिका है, याद आया? तंत्रिका कोशिका, अगर मान लो इसका कोई हिस्सा कट गया है यहां से, तो बहुत ही कम, मतलब मैं कह रही हूं न के बराबर हो सकता है इसमें कुछ नया बन जाए, लेकिन वो विभाजन बस इतना ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये तंत्रिका कोशिका विभाजित होकर 2 नई तंत्रिकाएं बनाएगी, ऐसा विभाजन पॉसिबल नहीं है इसमें। इसको भी कह रही हूं मैं, विभाजन नहीं होना।
इसीलिए एक बच्चे ने, जोया ने शायद मुझसे डाउट पूछा था कि तंत्रिकाएं विभाजित क्यों नहीं होती, और नहीं होती तो फिर होता क्या है। तो भाई आपका जो तंत्रिकाएं हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमारे ब्रेन में कोई चोट लग जाती है तो हमें बोलते हैं ब्रेन में लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि ब्रेन में है ही क्या, नर्व्स भरी पड़ी है, और ये नर्व्स डिवाइड नहीं होती, जितनी है उतनी सही है। अगर कोई हिस्सा टूट गया है तो उसके वापस बनने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि ब्रेन में जो चोट लग जाती है वो सही नहीं होती, क्योंकि ब्रेन इज मेड अप विद मैक्सिमम नंबर ऑफ नर्व सेल्स। दिमाग की चोट कभी खत्म नहीं होती है ना, ब्रेन में लगी हुई चीज। तो तंत्रिका कोशिकाएं कभी विभाजित नहीं होती, ये फैक्ट है। सिर्फ क्या होता है, थोड़ा थोड़ा उनमें रीजनरेशन होता है, जैसे कि आपको जहाँ पे चोट लगी थी। और कई बार ऐसा भी होता है, कई बार आपके अगर किसी हिस्से में लग जाता है तो आपने कभी सुना हो कि उसका वो हिस्से में फीलिंग कम हो जाती है, उसको फील नहीं होता। बहुत ज़्यादा भयंकर वाली अगर चोट लग जाती है तो देखे हो आपने, मैंने देखे 2-3 कि कहीं उनका एक्सीडेंट हो गया था और अब उसमें उनको कुछ फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें सेल्स तो बन गई लेकिन वो नर्व सेल्स नहीं बन पाई। कुछ टूटे हुए हिस्से कभी बने ही नहीं नर्व के, तो उनका सेंस ही नहीं है, उनको फील ही नहीं होता उस जगह पे, क्योंकि ये विभाजित तो हो ही नहीं रही और पुनर्जनन भी नहीं कर रही। पुनर्जनरेशन यानी कि रीजनरेशन बहुत कम है भाई, उम्मीद कम है आपको कि कुछ हो जाए इसमें से। बात समझे आप? ठीक है। तो एक डाउट जो जोया ने मुझसे कमेंट में, हालांकि मैंने लिख के बता दिया था जोया को, लेकिन फिर भी शायद वो अब समझ पाई हो इसे। कोशिका चक्र। अब कोशिका विभाजन ऐसे ही नहीं होता कि लो आओ काटो चक्कू से 2 कोशिकाएं बन गई, ऐसा नहीं होता। कोशिका विभाजन एक अच्छा बड़ा लंबा एक परफेक्शन वाला प्रोसेस है, क्योंकि आपके अंदर कोशिका विभाजन होना मतलब आपके अंदर बहुत सारी चीजें घटित हो रही है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर साइकिल चलता है जिसको हम कहते हैं सेल साइकिल या कोशिका चक्र। सेल साइकिल एक चक्र चलता है, एक प्रोसेस होता है इस विभाजन में, उसी को हम कहते हैं कोशिका चक्र। घटनाओं का, परिभाषा आ रही है भाई, घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिकाएं अपने जीनोम का द्विगुणन, जीनोम का मतलब सीधा सा मतलब है डीएनए, और नहीं तो गुणसूत्र, और नहीं तो जीन बोल लो। क्या बोलोगे? जीन। वैसे जीनोम का सही मतलब क्या होता है ये आप 12th में पढ़ेंगे। जीनोम क्या होता है? किसी भी एनिमल या प्लांट के अगुणित गुणसूत्र का एक सेट, उसको कहते हैं जीनोम। लेकिन अभी आपको ये सब समझ में आएगा नहीं, आप इतना ले लो कि भाई डीएनए गुणसूत्र का क्या होता है? द्विगुणन होता है, डबल हो जाता है वो। वह अन्य संगठनों का संश्लेषण, और खाली डीएनए से बनने से क्या होगा? कोशिका में और भी तो चीजें हैं, अंतःप्रद्रवी जालिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये वो फलाना, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए। इनको भी क्या करना पड़ेगा? संश्लेषित करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और तत्पश्चात विभाजित होना। ये 2 काम करने के बाद विभाजन होगा। विभाजित हो कर नई संतति, मतलब वही 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। ठीक है। क्या होगा? अभी फोटो आएगा कोशिका चक्र का। पहले तो कोशिका क्या करेगी? अपने कंटेंट्स को क्या करेगी? डबल करेगी, और उस डबल करने के बाद फिर विभाजित होगी। तो एक साइकिल चलता है, इस साइकिल के कुछ स्टेप्स है, अभी पढ़ेंगे हम। ठीक है। यद्यपि कोशिका वृद्धि, कोशिकीय वृद्धि के संदर्भ में, भाई कोशिका वृद्धि से हम क्या मतलब निकाल रहे हैं? कोशिकीय द्रव्य वृद्धि, मतलब साइटोप्लाज्मिक, अंदर जो कोशिका के अंदर जो चीजें हैं उनकी वृद्धि से बात कर रहे हैं हम। ठीक है। एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस है, रुक रुक के नहीं होती, कंटिन्यूटी होती है इसमें, कि अगर एक बार कोशिका जो है विभाजन के लिए इस सेल साइकिल में चली गई तो फिर वो विभाजित होके ही निकलती है, फिर उसके बचने का कोई चांस नहीं है। जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। अच्छा, वो चैप्टर आपको याद आ रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला विभोज्यति? वहां पे हम बोलते हैं कि कुछ कोशिकाएं जीवन पर्यंत विभाजित होती रहती है, जिसको हम विभोज्यत की कोशिकाएं कहते हैं,
और कुछ कोशिकाएं जो अपनी विभाजन की क्षमता खो देती हैं उसको स्थायी कोशिकाएं कहते हैं। तो जो विभोज्यता की कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में कोशिका चक्र चलता है, क्योंकि उनको विभाजन करना है। और जब वो इस कोशिका चक्र से आउट हो जाती है तो वो परमानेंट बन जाती है, स्थायी हो जाती है ना। एक ये मतलब भी है इसका। इसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। ये जो डीएनए का गुणन कर रहे हैं, हम डबल कर रहे हैं, ये एक विशिष्ट अवस्था में होगा, कहीं भी नहीं कि जहां मर्जी आए डीएनए डबल कर लिया, ऐसा नहीं होगा। ये सारी घटनाएं आनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती है, सबका कंट्रोल है हमारे पास, ऐसा नहीं अनकंट्रोल कुछ भी नहीं है। अगर अनकंट्रोल होगा तो फिर वो कैंसर हो जाता है। आई बात समझ में कि अगर कोशिका चक्र चलता जाए बिना नियंत्रण के, अगर नियंत्रण खो दे तो फिर सेल का ढेर बन जाता है, और सेल का ढेर बनना यानी कि ट्यूमर बनना, और उसी को हम कहते हैं कैंसर। चलिए, कोशिका चक्र की अवस्थाएं कौन कौन सी? तो दो अवस्थाएं हैं हमारे पास वैसे तो। एक प्रारूपिक यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें, चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। हमारी मानव की एक सेल को विभाजित होने में 24 घंटे लगते हैं। मैंने अभी कहा ना, ऐसे हलवा नहीं है कि लो कोशिका को काटो विभाजित कर लो, 24 आवर्स विभाजित होने में। नहीं तो आपका घाव अभी ऐसे चुटकियों में भर जाएगा और घाव भर गया, जैसे कि मूवीज में आप देखते हो, है ना, हमने एक ऐसा दवाई बना दी है जिससे घाव जल्दी जल्दी भर जाएंगे। और वो आपने क्रिश विश वाली मूवी तो देखी है ना, जहाँ पे जो ऐसी एलियन वाली मूवीज होती है, वो उसका हाथ कटता है तुरंत उसका दूसरा हाथ बन जाता है। तो ऐसा नहीं है, 24 घंटे लगेंगे आपकी सेल को विभाजित होने में, और इसीलिए हमारा घाव भरने में 2-3 दिन लग जाते हैं, ज़्यादा ही लगते हैं 2-3 दिन से। यद्यपि कोशिका चक्र की अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप रूप के लिए बदल सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है इस अवधि में? एक जीव से दूसरे जीव में एवं दूसरी कोशिका प्रारूप में बदल सकती है 24 घंटे में। ठीक है, एक कोशिका से दूसरी बन जाए, या जीव में कोई चेंज आ जाए। जैसे आप दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, छोटा बच्चा होता है, वो हमें इतना साल क्यों लगते हैं वृद्धि करने में? क्यों नहीं हम जन्मते ही इतने बड़े हो जाते हैं? कितने साल लग जाते हैं आपको बड़ा होने में? क्योंकि आपकी कोशिका 24 घंटे ले रही है ना विभाजित होने के लिए, वृद्धि करने के लिए। हाँ, अलग अलग जीवों में ये अलग अलग है। जैसे कि ईस्ट की कोशिका चक्र को पूर्ण होने में या के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए ये जल्दी ग्रोथ करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा केक बनाने में, है ना, हम ईस्ट डालते हैं उसको फुलाने के लिए और रख देते हैं आधा 2 घंटा। खमण बनाने के लिए हम कहते हैं बेसन को 2 घंटे रख दो, क्योंकि 2 घंटे में ये ईस्ट काम करने लग जाएगा। 90 मिनट में ये 1 से 2, 4, 6 ऐसे डबल हो रहा है। और कुछ बैक्टीरिया तो सेकंड में हो जाते हैं, 1 सेकंड में करोड़ों कॉपियां बना लेते हैं वो तो अपनी। तो उनकी विभाजन की क्षमता अलग है, बहुत स्पीड से विभाजित होते हैं वो। ठीक है, कोशिका चक्र की 2 मूल अवस्थाएं होती हैं। यह आ गया है फोटो कोशिका चक्र का, ये देखो साइकिल। अभी पढ़ते हैं इसको क्या है। पहली अवस्था है अंतरावस्था, जिसको हम कहते हैं इंटरफेज, और दूसरी अवस्था है एम अवस्था। और एम अवस्था को ही आपकी जो एनसीईआरटी मैडम है उन्होंने सूत्री विभाजन दे रखा है, क्योंकि उन्होंने चैप्टर की शुरुआत ही सूत्री विभाजन से की है। लेकिन पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन पे जाएंगे। ये जो चक्र है ये सब में चलेगा। ये जो कोशिका चक्र है ये सूत्री विभाजन में भी चलेगा और अर्धसूत्री विभाजन में भी चलेगा। तो उन्होंने क्या किया है, सूत्री विभाजन के अंदर ही फेजेस बता दिए, लेकिन ये फेजेस तो कॉमन है। ठीक है, इसलिए पहले हम वो फेज पढ़ेंगे, उसके बाद सूत्री विभाजन को शुरू करेंगे, समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन को। ठीक है, और एक और विभाजन मैं आपको बताऊंगी जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको जानना है, उसको जरूरी है। अब क्या है, देखो इंटरफेज और एम फेज, 2 बात करनी है। इस डायग्राम को ले लो अब आप पहले। देखो, जब हमारी सेल विभाजित होती है, मतलब कि वही 1 से 2 बनती है, उस मेन प्रोसेस को हम बोलते हैं एम प्रोसेस। मतलब कि सेल का विभाजित होके 2 बनाना, ये जो मेन घटना है ये एम फेज में होती है। लेकिन
एम फेज के बाद और एम फेज से पहले वाली जो अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि सेल को अगर विभाजित होना है तो पहले उसको तैयारी करनी पड़ती है। क्या तैयारी करनी पड़ती है? उसको डीएनए डबल करना है, उसको उसके जो पदार्थ हैं अंदर वाले वो डबल करने हैं, और भी तैयारियां करनी है। तो भाई ये जो तैयारी वाला प्रोसेस है इसको हम कहते हैं अंतरावस्था, इंटरफेज। और फिर क्या करती है, सेल जो है वो विभाजित होती है। तो ये जो विभाजन वाली जो फेज है उसको हम कहेंगे एम फेज, जिसमें मेन विभाजन हो रहा है। लेकिन ये विभाजन होने से पहले जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उन सबको हमने अंतरा फेज में डाल रखा है, इंटरफेज में डाल रखा है। अब ये इंटरफेज जो है 3 टुकड़ों में बटी हुई है। ये देखो, ये आपको दिख रहा है यहां वाला, ये हिस्सा येलो वाला, ये एम फेज है। हालांकि एम फेज को भी फिर 2 पार्ट्स में बांटेंगे हम, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन और कोशिका विभाजन, ठीक है। लेकिन वो एम फेज आएगी तब मैं आपको बताऊंगी। ये एम फेज है, यहाँ पे मेन कोशिका विभाजित होनी है। लेकिन जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है उससे पहले कोशिका में कुछ तैयारियां हो रही होती है, और ये तैयारियां ये हैं, इतनी बड़ी वाली। अब आप देख रहे हैं विभाजन में तो कम समय लग रहा है, जैसे कि मनुष्य की कोशिका जो हम कह रहे हैं कि 24 घंटे में विभाजित होती है, लेकिन 24 घंटे में विभाजित होती है, लेकिन इसको विभाजन में तो सिर्फ 1 घंटा ही चाहिए। मतलब मेन जो हम एम फेज की बात कर रहे हैं कि 1 से 2 बनने के लिए तो इसको 1 घंटा ही लगता है, बाकी 23 घंटे इसमें सिर्फ तैयारियां हो रही होती, सिर्फ तैयारी, ये वाला फेज। और इसीलिए आप देख रहे हो ये फेज तो छोटा सा है, ये वाला फेज बहुत बड़ा है। और इन फेज को हम 3 भागों में बांटते हैं, अंतरा अवस्था को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले बात करेंगे G2, उसके बाद आएगी आपकी S फेज, और उसके बाद आपकी आएगी G1 फेज। और एक और आती है जो इन तीनों से अलग है, वो मैं आपको बताऊंगी, उसको कहते हैं G0। इसकी भी बात करेंगे, ये अलग से जो आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये हो गई अंतरावस्था, ये हो गई एम फेज। समझ में आई? चलो आगे बढ़ो। मनुष्य की कोशिकाओं के औसत अवधि 24 घंटे या 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ 1 घंटे में पूर्ण होता है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि का 95% से अधिक अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत हो जाती है। 95% तो यही हो रहा है इसका, सिर्फ 5% टाइम जो है वो किस में जा रहा है? मेन एम फेज में, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एम फेज कह रहे हैं, ठीक है। उसमें एम फेज का जो इंग्लिश एम का फुल फॉर्म है वो यहाँ लिखा हुआ है वैसे तो, माइटोसिस, और इसीलिए इसको सूत्री विभाजन लिखा हुआ है, ठीक है। सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन बोलो, एम फेज बोलो, बात सेम है। सबसे पहले एम फेज क्या होगा? मेन एम फेज में ही कोशिका विभाजित होती है। एम अवस्था का आरंभन केंद्रक के विभाजन से, मैंने कहा ना एम फेज 2 भागों में बटी हुई है। एक तो है केंद्रक, पहले क्या विभाजित होगा इसमें? केंद्र विभाजित होगा, जिसको हम कहते हैं केंद्रक विभाजन। और दूसरा है कोशिका विभाजन। ये बेटा हम बेसिक पढ़ रहे हैं, जो भी हम आगे विभाजन करने वाले हैं उसका बेसिक पढ़ रहे हैं कि कोई भी विभाजन हम करेंगे तो हम पहले बोलेंगे कि पहले केंद्रक विभाजन होगा, उसके बाद कोशिका विभाजन होगा। केंद्रक विभाजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस से होता है, जो कि संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण यानी कि एम फेज में हो रहा है।
के समतुल्य होता है और इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य, मैंने द्रव्य नहीं लिखा है यहाँ पे, है ना, इंग्लिश में तो लिखा है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। इसको कोशिका द्रव्य कर देना बच्चों, मैंने बोला तो सही, कोशिका द्रव्य लिखा नहीं है, कोशिका द्रव्य विभाजन, इंग्लिश में तो सही लिखा है मैंने, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये दो टुकड़ों में होगी, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन, कोशिका विभाजन। अब अंतरावस्था की बात कर लेते हैं। अंतरावस्था को विश्राम अवस्था भी कहते हैं। क्यों विश्राम अवस्था कह रहे हैं? क्योंकि ये शांत है, अभी इसमें कोई विभाजन नहीं हो रहा, लेकिन ये वैसा शांत समुंदर है, बोलते हैं ना समुंदर में तूफान आने से पहले की जो शांति होती है, वो शांति यहाँ पे रहती है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रही है, डीएनए को बढ़ा रही है, कोशिका तैयारी कर रही है ये अंदर, है ना। कोई भी प्लानिंग होती है, अटैक करने जा रहे होते हैं, उससे पहले जो प्लानिंग चलती है, वो प्लानिंग यहाँ पे चल रही है अंतरावस्था में, इंटरफेज में। इसमें 3 है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, यह वह अवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि, डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। प्रतिकृतिकरण का मतलब रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में डीएनए की कॉपी बनती है, डुप्लीकेट होता है डीएनए, 1 से 2 हो जाता है, डबल होना, ठीक है, डबल। क्योंकि भाई 2 कोशिकाएं बनानी है तो दोनों में आधा आधा देना पड़ेगा ना, आधा आधा मतलब दोनों में 1-1 कॉपी डीएनए देनी पड़ेगी। तो पहले से ही वो क्या कर लेती, चालाकी, 2 कॉपी बना लेती है ना। जैसे मम्मी के पास 1 चॉकलेट है, मम्मी आपको कहेगी कि बेटा, आप 2 बच्चे हैं, कहेंगे मम्मी मुझे भी चॉकलेट, तो मम्मी क्या करेगी, आप आधा आधा दोनों लेने को तैयार नहीं हो, आप बोले आधी आधी तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो पूरी चाहिए, तो मम्मी क्या कहेगी, पहले से 1 चॉकलेट मार्केट से खरीद के ले आएगी, तो 2 हो जाएगी, 1 आपको दे देगी, 1 उसको दे देगी, बात खत्म, है ना। ऐसा अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला है जीवन फेज, जिसको हम पश्य सूत्री अवस्था कहते हैं, फिर है एस फेज, और फिर है पूर्व सूत्री विभाजन अंतराकाल अवस्था, जिसको G2 फेज कहते हैं। ये हिंदी इंग्लिश मेरा कोई बस नहीं चल रहा इन पे, हमने तो भाई शुरू से G1, S और G2 ही याद करा हुआ है, लेकिन वही क्वेश्चन में अगर ऐसे हिंदी वाले शब्द से पूछ ले तो आपको हिंदी भी याद करनी पड़ेगी। वैसे G का क्या मतलब है? G का मतलब है ग्रोथ, क्योंकि हम कह रहे हैं इसमें वृद्धि हो रही है, हर चीज का डबल हो रहा है ना, तो वृद्धि, ग्रोथ, G का फुल फॉर्म क्या है? ग्रोथ है, ग्रोथ फेज 1। S का मतलब है सिंथेसिस, सिंथेसिस, तो सिंथेसिस फेज। और G2 का मतलब वही, एक G1 है और एक G2 है, ग्रोथ 1, ग्रोथ 2। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे G2 की। अब ये G2, हम शुरुआत G2 से क्यों कर रहे हैं वो सुनो। देखो, यहां पे सेल विभाजित होनी है, ये हमारी कौन सी फेज हो गई? M फेज। यहाँ पे मेन सेल विभाजित होनी है, तो सेल के तैयारी कहाँ हो रही है विभाजन की? इधर, सेल से विभाजन से पहले हो रही है ना। तो जो मेन तैयारी है वो यहाँ पे हो रही है, इस वाले डब्बे में, डब्बा नहीं है मतलब इस वाली फेज में, तो उसको हम कह रहे हैं G2, यानी कि पश्य सूत्री। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहीं पे जो हम कह रहे हैं कि हमारा डीएनए डबल होगा, तो यहाँ पे डीएनए की डबलिंग हो रही है, यहाँ पे सब चीजों की डबलिंग हो रही है। लेकिन डीएनए डबल होना भी कोई खेल नहीं है, ऐसा थोड़ी यूं कहा कि डीएनए चल तू डबल हो जा तो डीएनए अपनी कॉपी बना ली। डीएनए बहुत, अभी आप 12th में पढ़ोगे डीएनए बनता कैसे, तो डीएनए बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए भी उसको चीजें इकट्ठा करनी पड़ती है पहले, और उन चीजों को इकट्ठा करना मतलब कि उन चीजों को बनाना, बनाने को हिंदी में क्या कहेंगे? शुद्ध हिंदी में संश्लेषण। तो G2 से पहले एक और फेज आएगी जिसको हम कहेंगे S फेज, क्योंकि इसमें सिंथेसिस हो रहा है। क्या सिंथेसिस हो रहा है? डीएनए को बनाने के लिए चीजें बन रही है, कि डीएनए बनाना है तो भाई पहले चीजें तो लानी पड़ेगी ना, कोई खाने, आपको कोई डिश बनानी है
मान लो वो डीएनए, तो उसके लिए जो नमक, मिर्ची, वैसे डीएनए में क्या चाहिए होते हैं, उसमें पेंटोस शुगर चाहिए होती है, नाइट्रोजनी बेस चाहिए होते हैं, है ना, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, फॉस्फेट चाहिए होता है, एंजाइम्स चाहिए होते हैं। तो पहले उनको इकट्ठा करेगी कि आओ डीएनए बनाए। तो ये हो गई एस फेज। अब इस एस फेज से पहले भी एक अवस्था होती है, ये वाली, जिसको हम कह रहे हैं जीवन। इसमें कुछ नहीं बनता, लेकिन ये इसके बाद वाली अवस्था है कि सेल जो है, देखो ये सेल थी, इससे मैंने जो 2 सेल बनाई है वो तो छोटी है ना, छोटी है या नहीं, मैंने जानबूझ के छोटी बनाई है, और छोटी होती है, लेकिन हमें तो ऐसी सेल चाहिए थी, हमें तो ये वाली सेल चाहिए ना। हमारी सेल का साइज मान लो 10 है, लेकिन उससे जो 2 सेल बनती है वो तो 5-5 सेंटीमीटर की है, लेकिन हमें तो 10 सेंटीमीटर वाली सेल चाहिए। तो ये 5 सेंटीमीटर वाली जो सेल है, ये यहाँ पे आके वृद्धि करके कितनी बनेगी, 10 वाली सेल बनेगी, इतनी बड़ी होगी ऐसे दोनों सेल। तो इसको हम कहते हैं वृद्धि1, यानी कि मेन यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, साइज में वृद्धि होती है, अंदर जो भी चीजें हैं उनकी साइज में भी और सेल की साइज में भी। तो वैसे चक्र कैसे चलता है, अब आपकी एनसीईआरटी जो है ना पहले G2 देती है, हमने आज तक कभी G2 पहले नहीं पढ़ा, हम तो भाई यहाँ से ही शुरू करते हैं, जीवन से ही, नंबरिंग के हिसाब से, लेकिन वही आपके एनसीईआरटी में पहले G2 दे रखा है, तो मैं G2 से शुरू कर रही हूँ। अब मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। सेल विभाजित होती है, सेल विभाजन के बाद वृद्धि कर लेती है, ये जो छोटी सेल है ये बड़ी हो जाएगी, फिर इनको भी तो आगे विभाजन करना है भाई, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बननी है ना। तो ये पहले वृद्धि करेगी, बड़ी हो जाएगी, वृद्धि करने के बाद ये तैयारियां करेगी क्या बनाने की, डीएनए को डबल करने के लिए जो जो चीजें इसको चाहिए उसका संश्लेषण करेगी। जब संश्लेषण पूरा हो जाएगा तो अब मैं ये एरो यहां से हटा रही हूं क्योंकि आपको सब काफी कुछ समझ में आ गया है, ये इधर आ जाएगा। जब संश्लेषण पूरा हो जाएगा तो सेल जो है वो G2 फेज में आ जाएगी, यहां पे मेन डीएनए की डबलिंग होगी, द्विगुणन होगा डीएनए का, और जैसे डीएनए डबल हो गया तो बस फिर इसमें चली जाएगी, और यहाँ पे 2 स्टेप्स होंगे, कौन कौन से, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब समझ में आ गया सेल साइकिल क्या है, उस वाले डायग्राम पे और समझो, क्योंकि वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये वाला, ये विभाजन यहाँ से वृद्धि पे, देखो यहाँ लिखा है सेल ग्रोथ, आप भी लिखेंगे, वृद्धि लिखेंगे आप हिंदी में। जीवन में वृद्धि होगी, फिर एस में सिंथेसिस होगा, क्या सिंथेसिस होगा, एंजाइम्स बनेंगे, डीएनए के जो काम की चीजें हैं वो बनेगी, यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होगा, यहाँ पे उसका जो है डुप्लीकेशन होगा, है ना, उसके सामान का जो भी बनना है वो बनेगा, और बनने के बाद जो है वो क्या होगा, मेन हमारी वापस कोशिका विभाजित हो जाएगी। लेकिन मान लो ऐसा तो है नहीं कि सेल विभाजित होती रहती है, अभी मैंने कहा नियंत्रण होता है। मान लो इस सेल को सिर्फ 2 ही कोशिकाएं बनानी थी, आगे इसको विभाजित नहीं होना, भाई आपका घाव भरना है, उस घाव में जितनी सेल्स चाहिए इस लेवल तक आने के लिए उतनी तो बनेगी ना, ऐसा तो नहीं यार ढेर बन जाएगा सेल का, तो कभी ना कभी सेल को रुकना पड़ेगा। तो जब सेल इस सेल साइकिल से हट जाती है, मतलब कि विभाजन होना बंद कर देती है और रेस्ट पे चली जाती है कि अब जब जरूरत पड़ेगी तब विभाजित होंगी, अभी लेवल पूरा हो गया है, अब विभाजन नहीं करना, तो इसको बोलते हैं हम G0, जीरो मतलब कुछ नहीं, ठीक है, मतलब कि सेल विभाजन बंद, रेस्ट पे। ठीक समझ गए अभी, अब इसको पढ़ लो। पश्च सूत्री अंतराकाल प्रावस्था समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, क्या होगा, एक डीएनए प्रतिकृतिकरण के अंतराल को प्रदर्शित करेगी, मतलब वही तैयारियां होगी। उसके बाद आएगी जीवन फेज। जीवन में कोशिका उपापचयिक रूप से सक्रिय होती है, लगातार वृद्धि करती है। ठीक है, आ गया वृद्धि वर्ड, इसमें क्या होगा, वृद्धि होगी। परंतु इसका डीएनए प्रतिकरण नहीं होता, जीवन में कोई प्रतिकृति नहीं बन रही है, जीवन तो सिर्फ क्या कर रही है, सेल की साइज बढ़ा रही है, विभाजन होने के बाद वो भी, और विभाजन होने से पहले भी, क्योंकि
हमें पता है कि भाई ये सेल जब टूटेगी तो छोटी हो जाएगी, तो हो सकता है सेल पहले ही बड़ी हो जाए आकार में, ताकि विभाजन होने के बाद दो समान सेल बन जाए। दोनों ही कंडीशन हो सकती है, या तो सेल पहले ही बढ़ जाए, उसे पता है कि भाई मेरे को दो भागों में बंटना है तो मैं पहले ही बड़ी हो जाऊं, और दूसरी कंडीशन ये कि जो विभाजित होके आ रही है वो भी वृद्धि पे जाएगी G1 फेज पे। ठीक है। एस फेज संश्लेषण अवस्था के दौरान डीएनए का निर्माण और इसकी प्रतिकृति होती है। क्या होता है भाई, डीएनए रेप्लिकेशन होगा किसके अंदर, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण, और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स भी बनेंगे। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। कौन सी फेज में, एस फेज में। कई बुक्स ऐसा लिखती है कि एस फेज में सिर्फ एंजाइम्स बनते हैं और डीएनए प्रतिकृति G2 में होती है। कुछ बुक्स ऐसा भी लिखती है। ठीक है, कि मान लो यहाँ पे सिंथेसिस नहीं हुआ, डीएनए डबल नहीं हुआ, तो फिर वो G2 में होगा। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से मैं जो है वो क्या लिखा हुआ है कि एस फेज में जो है वो डीएनए डबल हो जाता है, उससे एंजाइम्स भी बन जाते हैं और उससे जो है कामकाज भी हो जाता है, डीएनए भी डबल हो, और नहीं भी हुआ है तो फिर G2 में हो जाएगा। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती, जीवन अवस्था में निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती है, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था कहते हैं, रेस्ट, G0 को। क्या है G0? वे कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होगी, या तो परमानेंट हो जाए, है ना, स्थायी कोशिकाएं बन जाए, या फिर अभी उनको विभाजित नहीं होना, जब उनको विभाजित होना है तो वो वापस कूद जाएंगी सेल साइकिल में कि चलो विभाजन करते हैं, और जब उनको नहीं खेलना होता है तो वो वापस बाहर आ जाती, मैं नहीं खेलूंगी, है ना, ऐसे ग्राउंड चिढ़ जाती है वो। तो भाई G0 अवस्था क्या है, जहाँ पे सेल जो है रेस्ट पे चली जाती है। चारों स्टेजेस समझ में आ गई। 3 होती है, लेकिन ये तो रेस्ट वाली है क्योंकि ये तो बाहर निकली हुई है। ठीक है, इसलिए इसको G0 कहते हैं। इस अवस्था की कोशिकाएं उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, इनमें सब कुछ हो रहा है, मरी नहीं है बेचारी, ऐसे मत बना निकल गई तो मर गई, सक्रिय है, सारा काम कर रही है, बस विभाजन नहीं करेंगी। आ गई बात समझ में? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है कि सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल में 2 स्टेजेस हैं, पहली एम फेज, दूसरी अंतरावस्था या इंटरफेज। इंटरफेज में 3 और है, G1, S और G2, और कभी कभी G0। एम फेज में 2 है, कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक विभाजन और कोशिका विभाजन। तो अब जो भी हम विभाजन पढ़ने वाले हैं, समसूत्री या अर्धसूत्री, वो 2 टुकड़ों में होगा। भाई ये अंतरावस्था तो कॉमन रहेगी सब में, अंतरावस्था सब में कॉमन रहेगी, चाहे हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ें या समसूत्री विभाजन पढ़ें, कॉमन रहेगी। इसलिए इसको अब नहीं पढ़ेंगे। अब हमने देख लिया कि इसमें होता है G1, S और G2, बस इतना ही। अब जो भी हम पढ़ेंगे वो एम फेज के हिसाब से पढ़ेंगे, एम प्रावस्था के हिसाब से। तो जो भी आप समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन पढ़ोगे, उसमें सिर्फ हम एम वाली अवस्था ही पढ़ेंगे। और एम वाली अवस्था में 2, कौन कौन सी? पहले केंद्रक विभाजन करवाएंगे और फिर क्या करवाएंगे? कोशिका विभाजन या कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक समझ गए मेरी बात को? अब इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, इसको छोड़ दो इसमें, क्योंकि ज़्यादा डिटेल नहीं है। अब हमें सिर्फ ये पढ़ना है, और ये में हम समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन और एक और जो मैंने कहा वो पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में समसूत्री विभाजन की कुछ स्टेजेस के साथ। और आज के लिए